दिल्ली के कई सौ चक्कर, कि अगर वो हुआ तो राजस्थान में कई ऐसे आरोप और प्रत्यारोप जो कृत्य मैंने किया ही नहीं उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं। आपके ऊपर आने वाले समय पर इस विषय को लेकर गाज गिरने वाली है। देखिए, साथ रहना और फितरत जानना मामला धीरे धीरे भुनता भुनता मेरा हक बनता था राजनीतिक पोर्टफोलियो मिलने। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा, नाम तो आपने सुना ही होगा। दिल्ली के कई सौ चक्कर हुए, सीबीआई और साथ के अंदर कई जांचों की मांग भी उठी, जिस विषय को लेकर वो लगातार पनपता रहा और उस विषय के अंदर कई ऐसे आरोप और प्रत्यारोप भी लगे। लेकिन क्राइम ब्रांच के 11 नोटिस उनके दफ्तर तक पहुंचे और उसके बाद में उन्होंने जवाब भी दिए। लेकिन मामला धीरे धीरे भुनता भुनता कई बार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब जो जांच उनके आसपास घूम रही थी, अब वो कई बड़े लीडर्स जो राजस्थान के और बाहर के भी हैं, वहां तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। फोन टेपिंग प्रकरण बड़ा मामला था, जिसको लेकर तमाम तरह की आरोप प्रत्यारोप चलते रहे। कांग्रेस के ऊपर कई तरह के सवाल उठे, आपकी इसमें अहम भूमिका रही। अब कल आपकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में तुरंत जमानत भी हो गई। क्या मामला है और इसके अंदर अब आगे क्या और बड़ा होने वाला है? देखिए, निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस प्रदेश में बहुत बड़े आपको ऐसे ऐसे कहते हैं कार्रवाई देखने को मिलेंगी, जिनके बारे में कि कहते हैं ना कि अगर वो हुआ तो राजस्थान में भूचाल आ जाएगा। मैंने अपनी भूमिका को स्पष्ट कर दिया। जांच एजेंसीज को मैंने ये कहा, जो सवाल बार बार मुझसे पूछा जाता था कि आपके पास ये ऑडियो क्लिप्स आए कहाँ से, तो मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया मैं सबूतों के कि ये ऑडियो क्लिप्स स्वयं तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी निवास पर बुलाकर मुझे पेन ड्राइव में दिए। तो जैसे मैंने खुलासा किया है कि मुझे अशोक गहलोत ने जो समय के मुख्यमंत्री थे अपने घर बुलाकर ये पेन ड्राइव में दिया, ऐसे ही अब जांच उनसे होनी चाहिए। उनसे पूछा जाना चाहिए कि आपके पास पेन ड्राइव में ये ऑडियो क्लिप्स कहाँ से आए, तो वो बताएंगे कि वो ऑडियो क्लिप्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स जो हैं वो उन्होंने लीगली करवाई हैं या इलीगली करवाई हैं। इलीगली अगर उन्होंने करवाई हैं तो कानून के तहत निश्चित रूप से उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और जो लोग भी इलीगल इंटरसेप्शन में शामिल हैं, जो भी इस प्रदेश के उच्च अधिकारी थे तत्कालीन समय के, चाहे वो डीजीपी रहे हों, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी रहे हों, होम सेक्रेटरी रहे हों या प्रिंसिपल सेक्रेटरी सीएम रहे हों, ये तमाम लोग किसी भी इंटरसेप्शन के लिए कहते हैं ना कि इनको जानकारी होती है, तो ये सभी लोग इस जद में आ चुके हैं कि इन सब से पूछताछ होगी और इनके ऊपर भी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अब तक 11 बार आपको नोटिस मिले, जिसके अंदर 7 बार आप वहां पहुंचकर आपने जांच पड़ताल की गई, आपसे पूछे गए सवालों का सिलसिला भी लगातार जारी रहा। सवालों के अंदर जो जवाब आपके रहे, उसके अंदर से सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ें यही रही, आपने जिसका जवाब पहले कई दफ़ा मैं इंटरव्यू में देख चुका हूँ कि आपके पास में वो किस सोर्स के माध्यम से रिकॉर्डिंग पहुँची थी। आप इसका जवाब भी देते हुए आए हैं, लेकिन धीरे धीरे सवालों के अंदर जो आपके जवाब हैं वो बदलते हुए आए। आपने सबसे पहला दफ़ा जो आपका इंटरव्यू था उसके अंदर यही कहा था कि मेरे को सोशल मीडिया के माध्यम से वो इंटरव्यू मिले। उसके बाद में आपने कहा था मुझे पेन ड्राइव के माध्यम से वो इंटरव्यू मिले। ये बदलाव क्यों? जब भी मैं जांच एजेंसीज के पास जाता था, उससे पहले मुझे तत्कालीन मुख्यमंत्री बुलाते थे और मुझे निर्देश दिए जाते थे कि आपको कहना क्या है। चूँकि मैं उनका ओएसडी था और उनके यहाँ उनके कार्मिक के रूप में काम कर रहा था, तो जो भी मुझे निर्देश दिए जाते थे, उन्हीं निर्देशों के तहत तो मैंने वो पेन ड्राइव में जो कंटेंट था वो आप सब लोगों को सर्कुलेट किया। तो जो भी मुझे निर्देश दिए जाते थे कि आपको ये कहना है, ये जाके करना है, मैं वही करता था। आदेशों की पालना करना ही मेरा काम भी था भाई। तो इसलिए उस वक़्त मुझे जो उनकी तरफ से बताया गया कि आपको जाके ये बोलना है, मैंने वही बोला। लेकिन जब ये सारा प्रकरण सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे सर पर आ गया, जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर लिया, जो व्यक्ति मुझे पूरी तरह से भरोसा दिलाए बैठा था कि आप चिंता मत करो, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, आपको कुछ नहीं होने देंगे और आपके ऊपर कोई बात नहीं आएगी। लेकिन जब कार्यकाल पूरा हो गया, 5 साल आपने सरकार चला ली और आपको ये भरोसा हो गया कि मैं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उन्होंने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर लिया। और जब अलग कर लिया और सारा दोष मेरे सर पर आ गया, तो निश्चित तौर पर मैं और मेरा परिवार क्यों सफ़र करे उस प्रताड़ना को, जिसके कहते हैं ना कि जो कृत्य मैंने किया ही नहीं उसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूँ और मेरा परिवार क्यों भुगते।
तो इसलिए मैंने सच पूरी प्रदेश की जनता और एजेंसीज के समक्ष रखा कि फ़ोन टेपिंग से सीधे तौर पर मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे वो ऑडियो क्लिप्स पेन ड्राइव में मिले और पूर्व मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मैंने वो जनता तक मीडिया के माध्यम से पहुंचाए। तो बस इतनी ही मेरी भूमिका थी। अब जैसे मैंने आपको बताया है, ऐसे ही वो भी जांच एजेंसीज को बताएं, या जो मैंने जांच एजेंसीज को सामने अपना लिखित स्टेटमेंट दिया है जिसमें सारा घटनाक्रम सिलसिलेवार रूप से बताया है और उस घटना से संबंधित जो प्राइम एविडेंस हैं वो सारे मैंने सौंप दिए हैं। तो अब निश्चित तौर पर जांच उन सभी लोगों से होगी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी होगी और उन तमाम लोगों से भी होगी जो उस वक्त उच्च अधिकारी थे और इस पूरे घटनाक्रम में शामिल रहे होंगे। ये निर्णय जांच एजेंसीज को करना है कि वो किन किन को शामिल मानती हैं। मेरे बयानों और मेरे सबूतों के आधार पर पड़ताल में कौन कौन लोग उनके उसमें शामिल होते हैं, तो अब वो तय करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेकिन आने वाले समय में आप एक बहुत बड़ी कार्रवाई इस प्रदेश में देखने को मिलेगी। आपको आश्वासन मिला कि आपके ऊपर किसी प्रकार की अंगुली नहीं आएगी। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि मैं तो भोला भाला वसीम, वो फनकार सियासत का, जब उसके घटने की बारी आई तो मुझको जोड़ लिया। यानी कि जब 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 आवश्यकता पड़ी आपको आगे खड़ा कर दिया गया इस पूरे विषय के अंदर। यही किया ना। देखो, बहुत सिंपल सी बात है, आप सब लोग इस बात को समझिए कि वो पेन ड्राइव मुझे ही बुला के क्यों दी गई, क्योंकि उस वक्त ज्यादा चाहते थे। नहीं, सारे मीडिया का काम मैं ही देखता था। वो विपक्ष में थे तो अभी 5 साल मैंने ही उनका काम देखा। सारा सोशल मीडिया रहा हो, आईटी रहा हो, उनके जो आज प्लेटफॉर्म्स चल रहे हैं वो सारे भी मेरे बनाए हुए हैं। तो इसलिए उनको ये पता था कि जब तक मैं नहीं भेजूंगा मीडिया उसकी सत्यता या उसकी प्रामाणिकता पर भरोसा नहीं करेगा। तो मुझसे वो भिजवाया गया। वो चाहते थे तो अपने किसी भी व्यक्ति से उस पेन ड्राइव को लेके मीडिया उस तक भिजवा देते, लेकिन चुना मुझे ही ना। और मैंने भी उनके आदेशों की पालना की। मैं तो यही काम कर रहा था जब मैं हैंडल करता था, उनका आईटी हैंडल करता था, और मीडिया से संबंधित मुझे कोई जिम्मेदारी दी जाएगी या कोई आदेश दिया जाएगा कि ये करना है तो मैं करूँगा। मैंने वही काम किया। तो बाद में जो उन्होंने किया उससे मैं बहुत आहत हुआ। उन्होंने जब अपने आप को इससे पूरा अलग कर लिया तो फिर मैं अपने बचाव के लिए, आज भी जो कुछ हो रहा है वो सच के साथ साथ अपने बचाव की दिशा का कदम है कि ये घटनाक्रम जो बार बार पूरे देश भर में चर्चित हो रहा है, फ़ोन टेपिंग, तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि फ़ोन टेपिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो मैं उसके लिए कहते हैं ना कि इतना मेरे अंदर सरकारी तौर पर या पर्सनल तौर पर मैं उस क्षमता को रखता हूँ, या मुझे वो अधिकार नहीं है। मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी के फ़ोन को इंटरसेप्ट कर सकूं या सर्विलांस पे ले सकूं। तो जो लोग भी ऑथराइज्ड होते हैं इस काम के लिए, एक पूरा गृह विभाग के तहत एक जो सेल है वही काम करता है इन सब चीज़ों को। तो जो लोग ऑथराइज्ड हैं, जो पूरा सिस्टम इस पूरे काम को करता है, और जिन जिन लोगों की सहमति से, जिन जिन लोगों के औपचारिक शामिल होने से, कहते हैं ना बहुत सारी परमिशंस, बहुत सारे नियम कायदे कानूनों का पालन किया जाता है कोई भी इंटरसेप्शन में, तो उन सब लोगों को सम्मिलित करते हुए जो इंटरसेप्शन हुआ है इसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि ये लीगल किया था या लीगल किया था। लीगल अगर हुआ होता तो आज तक ये जवाब आ चुका होता कि ये हमने प्रदेश हित में इस व्यक्ति के फ़ोन को इंटरसेप्ट किया, तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आती किसी को भी। लेकिन ये मुझे लगता है कि लीगल नहीं है। शायद इसीलिए कोई भी व्यक्ति इस बात पे जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ना ही पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कभी कहा कि ये मामला क्या है। कोई पूछ के तो देखे उनसे। मैं तो हर बार ये कहता हूँ कि वो ये कह दें खड़े होकर, ये वो मीडिया को कह दें या एक स्टेटमेंट जारी कर दें कि लोकेश जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। मैंने कोई पेन ड्राइव उनको नहीं दिया, मैंने कोई बुला के उनको ऑडियो क्लिप्स पेन ड्राइव में नहीं दिए। तो क्यों नहीं कहते वो इस बात को? उन्हें पता है कि वो इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकते। मेरे पास इतना सब कुछ है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए इन चीज़ों पे वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। तो सच रहेगा। तो आने वाले समय में सच के ऊपर, सही तथ्यों के ऊपर कानून सम्मत कार्रवाई होंगी, और जो भी लोग अपराधी हैं जिन्होंने कानून को ताक पे रखकर कानून का दुरुपयोग किया है, निश्चित तौर पर उन सभी को सजा मिलेगी। आपने कहा आपके पास में इतना सारा है कि जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, तो आपको क्या उस वक्त से लगता था कि आपके ऊपर आने वाले समय पर इस विषय को लेकर गाज गिरने वाली है, कि आपने उसी वक्त से सबूत जो है बटोरना शुरू कर दिया? जिस व्यक्ति की फितरत को मैं इतने नज़दीक से जानता हूँ, और फिर भी आप उनके साथ में थे। देखिए, साथ रहना और फितरत जानना
आप किसी की फितरत राजनीतिक रूप से जानते हो। मैंने हमेशा से ये पाया कि वो अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो राजनीतिक रूप से उनका नुकसान कर सकता हो या उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी हो, उसको वो कैसे निपटाते हैं, वो मैंने बहुत करीब से देखा है। तो इतना तो मैं अपने बचाव का इंतज़ाम रखूँगा ही ना, कि आपको इतना बड़ा काम दे रहे हैं। दूसरा, मुझे सबसे बड़ी तकलीफ़ तब हुई जब उनका इतना भरोसेमंद होने के बावजूद और ये सारी ज़िम्मेदार जो गतिविधि थी, जो एक एक्ट था, कहते हैं ना कि वो पेन ड्राइव मुझे ही क्यों दिया, जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई और उसके बाद मेरे ही ऑफ़िस में एसओजी की रेड डलवा दी। तो भरोसा तो उन्होंने तोड़ा ना मेरा। एक तरफ़ा भरोसा नहीं होता है कभी भी। मेरे कार्यालय में जहां आप बैठकर अभी मुझसे बात कर रहे हैं, ये सोच के कि कहीं इसके पास ऐसा कोई सबूत तो नहीं है जिससे ये आने वाले समय में या भविष्य में कभी मेरा कोई राजनीतिक डैमेज कर दे। तो जब इस सोच के साथ उन्होंने मेरे कार्यालय पे रेड डलवाई, तो मेरे ऊपर क्या बीती होगी, आप सोच के समझ सकते हो? कभी इस बात को आप एहसास भी कर सकते हो क्या, कि मैंने पूरे 5 साल इस बात को उजागर तक नहीं होने दिया कि मेरे कार्यालय उस में वक्त के बाद में आपने सोचा होगा कि मुझे भविष्य में इन चीजों का जरूर मौका आएगा कि भगवान या फिर जो परिस्थितियां जो बन रही है कि मुझे इनके बारे में जवाब देने का मौका मिले। जब मेरे साथ ऐसा किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए अपने बचाव की तैयारी मुझे रखनी थी और मैंने वो हमेशा से रखी। आपका भरोसा तो उस वक्त भी टूटा होगा जब आपको शायद आश्वस्त किया गया था। मैं इस बारे में कंफर्म नहीं हूँ कि चुनाव लड़ने की आप तैयारी कर रहे थे, जिसके अंदर भीलवाड़ा सहित 2-3 सीटों की आप बातचीत कर रहे थे लगातार, वहाँ अलग-अलग जाकर। लेकिन आपका भी कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि बीकानेर चुना जा रहा है या भीलवाड़ा चुना जा रहा है, और उसके बाद में आखिरी के अंदर जब सीटों का नाम आता है तो आपका उसमें नाम नहीं आता है। तब आपके कुछ जो समर्थक हैं वो सीएम हाउस के बाहर आकर आवाज़ भी उठाते। देखिए, जो भी मैंने टिकट की माँग की, वो मेरा अधिकार था एक सक्रिय राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते। लेकिन इसकी जानकारी पूरी तत्कालीन मुख्यमंत्री को थी। मैंने उनकी सहमति से ही पहले बीकानेर और फिर भीलवाड़ा में टिकट की माँग की थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने कोई ऐसा काम किया हो जो उनके लिए एकदम से शॉकिंग हो। उनकी सहमति से, उनकी रज़ामंदी से उनका एक ओएसडी भीलवाड़ा में पूरे में होर्डिंग लगा दे, तो ऐसा संभव है कि उन्हें पता ही नहीं हो या उनकी जानकारी के बिना वो लगा दे? ठीक है। मेरे साथ वो भीलवाड़ा में घूमे हैं। मेरे साथ भीलवाड़ा में उन लोगों के यहाँ गए हैं जहाँ उन्होंने कहा है कि ये हमारा टिकट का उम्मीदवार है यहाँ से। तो ये सारी चीज़ें हुई, लेकिन इससे मैं ये नहीं समझता कि कोई भरोसा टूटने वाली बात थी। राजनीति है, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं कि किस व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है, चाहे वो जिताऊ है या नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। राजनीति में बहुत सारे फैसले ऐसे लेने होते हैं जो उस समय उचित लगते हों। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि टिकट मुझे दिया या नहीं दिया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मुझसे उन्होंने इस बात का कमिटमेंट किया था कि आप आगे बढ़ो, मैं पूरा आपका सहयोग करूँगा। वो नहीं हो पाया। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोग बहुत कन्फ्यूज़न में हैं। सबसे पहला कन्फ्यूज़न तो ये कि अशोक गहलोत जी ने लोकेश को इतना कुछ दिया, ओएसडी बनाया और उसने ऐसा किया। लोगों को ये नहीं पता है कि उनके विपक्ष के समय में जब उनके पास खड़ा होने वाला एक व्यक्ति नहीं होता था, तब लोकेश शर्मा उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहता था और उनके तमाम कामों को, आईटी और मीडिया से रिलेटेड सब कामों को मैं देखता था। तो वो जो काम मैंने विपक्ष में रहते हुए 5 साल उनके लिए किए, उसका उन्होंने मुझे वो एक फलस्वरूप अपना एक ओएसडी बनाने का काम किया था। मैं तो पूरी तरीके से राजनीतिक व्यक्ति था। मेरा हक बनता था राजनीतिक पोर्टफोलियो में, तरीके से राजनीतिक व्यक्ति था। मेरा हक बनता था राजनीतिक पोर्टफोलियो मिलने का, कि मुझे कोई राजनीतिक जिम्मेदारी दी जाती। लेकिन कोई नहीं, जो उन्होंने मुझे उचित समझा या जो उनको लगा कि भाई मैं इसे यहाँ उपयोग में ले सकता हूँ, उन्होंने मुझे वो जिम्मेदारी दी। इस सब से मेरी कोई नाराज़गी नहीं थी। सबसे बड़ी परेशानी सिर्फ यही हुई कि इस पूरे मामले में उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, अलग कर दिया, खुद को अलग कर लिया और ये कहा कि अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। तो अब जो सही है मैं उस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने मुझे छोड़ा तो मैंने सच को अपना लिया। अब सच मेरे साथ है, इसलिए मैं अब अकेला नहीं। आपने कहा कि परछाई की तरह आप उनके साथ में सदैव साथ में रहे, लेकिन आपको कभी आभास नहीं रहा कि वक्त के साथ में परछाई हमेशा बदलती रहती है? देखिए, जब हम किसी के साथ होते हैं और किसी को अपना इतना मानते हैं, तो ये हम सबके अंदर एक, कहते हैं ना, मानवीय स्वभाव होता है
कि हम उस दिशा में सोच ही नहीं पाते। हम सिर्फ सकारात्मक सोचते हैं कि नहीं, हम जिसके साथ लगे हुए हैं, हमने अपने जीवन के 20 वर्ष उनको दे दिए हैं, हम लगातार उनके साथ इस रूप में खड़े रहे हैं कि चाहे वो मुख्यमंत्री हैं या पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी निष्ठा से, अपनी ईमानदारी से उनके साथ लगकर काम किया। तो वो बात ज़हन में ही नहीं आई। लेकिन जो उनके काम करने का तरीका था, उससे हम ज़रूर इस बात को कहते हैं ना कि सचेत रहते थे, या मुझे इस बात का आभास था कि कभी खुदा ना खास्ता कोई ऐसा समय आ जाए जब मुझे अपने आप को साबित करना पड़े या खड़ा होकर जवाब देना पड़े, तो मैं क्या कहूँगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मेरे पास वो सबूत नहीं होते तो क्या जांच एजेंसियां और आप लोग इस बात को कभी मानते कि एक मुख्यमंत्री आपको पेन ड्राइव में वो ऑडियो क्लिप्स दे रहा है? कोई नहीं मानता। मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती अगर मेरे पास सबूत नहीं होते। मुझे तो सबूतों को नष्ट करने तक के लिए कहा गया। आपने सुना होगा, जो मैंने आप सबको मीडिया को सुनाया था, मुझे ये निर्देशित किया गया कि आप उस फ़ोन को डैमेज कर दो, उस लैपटॉप को किसी और राज्य में भेज दो, मेरे पास ले आओ, मैं आपको नया लैपटॉप दे दूंगा। तो जिस व्यक्ति ने सबूतों को डैमेज करवाने के लिए डायरेक्ट निर्देश दिए हों और बाद में वो आश्वस्त हो गया हो कि अब इसके पास कुछ नहीं है, और फिर वो अपना रूप बदले और फिर ये कहे कि अब तू जाने तेरा काम जाने, तो इतना तो फिर मैंने बार बार एक लाइन बोली है कि मैं वो अभिमन्यु नहीं बन सकता था जो महाभारत के युद्ध में शामिल तो हो गया लेकिन जीवित वापस नहीं आ पाया। मैं उसकी तरह वीर गति को प्राप्त नहीं हो सकता था। इसलिए मैंने अपना बचाव का हमेशा अपने पास एक साधन रखा, और उसी के तहत आज मैं आप सबके सामने अपनी सच्चाई को बयान करने के लिए बैठ पा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है आपने। ये प्रकरण काफ़ी लंबा चला, सचिन पायलट को इसमें मुख्य भूमिका के रूप में रखा गया, उनको रोकने का प्रयास किया गया, सारी चीज़ें ठीक है। क्या आपको अशोक गहलोत के अलावा कोई और व्यक्ति नहीं लगा कि जो आपका उस वक्त साथ दे पाए इस सारे घटनाक्रम में? और कोई शामिल ही नहीं था ना इस घटनाक्रम में। सोलली अगर कोई जिम्मेदार था तो वो तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। वो जिम्मेदार थे, लेकिन आपके सहयोग करने वाले कोई? ये सहयोग करने के लिए तो कौन आता? जब उनको ये पता था कि अशोक गहलोत इनके साथ हैं, मुख्यमंत्री इनका साथ दे रहे हैं, तो दूसरा तो कौन आता? किसी को नहीं पड़ी थी ना। जब प्रदेश का मुखिया आपको साथ लेके चल रहा हो और ये कहता हो कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम साथ हैं, तो किसी और ने तो ये समझा ही नहीं आवश्यक कि वो बात भी करे, इस बारे में चर्चा भी करे। तो सबको ये लगा। आपको क्या लगता है किन किन लोगों पे गाज गिरने वाली है? क्योंकि सियासत के कई चेहरे हैं, न जाने कहीं ढके हुए कहीं निकलने वाले। तो आप कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सामने निकल के आएंगे इस पूरे घटनाक्रम में? क्योंकि आपसे जांच पड़ताल भी हुई है, कई सवाल भी पूछे गए, क्राइम ब्रांच से आपके इन्वेस्टिगेशन में आपसे कई बार आपको बुलाया है, तो अब क्या लगता है कौन से चेहरे सामने आएंगे? देखिए, एक तो बहुत स्पष्ट है जिनका नाम मैं सार्वजनिक रूप से बार-बार लेता हूँ कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, और साथ में तत्कालीन समय में जो भी उच्च अधिकारी थे, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी रहे हों उनके, डीजीपी रहे हों, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम रहे हों, होम सेक्रेटरी रहे हों, ये तमाम लोग शामिल होते हैं किसी भी लीगल इंटरसेप्शन के लिए। तो इन सभी लोगों से पूछताछ होनी चाहिए, और ऐसा मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में इन लोगों से निश्चित तौर पर पूछताछ होगी, और यही आगे क्लियर हो पाएगा कि इन लोगों की क्या भूमिकाएं रही थी। अगर इन्होंने कोई भी कानून के विरुद्ध जाके काम किया है तो निश्चित तौर पर इनको सजा मिलेगी। बिल्कुल, जो लोग इसमें शामिल थे उनको कानून सजा देगा, क्योंकि अभी जांच पड़ताल चल रही है और लगातार इस विषय को लेकर जो 2021 से शुरू हुआ और अभी तक 2024 में भी लगातार जारी है। लेकिन देखना ये होगा कि न्याय किस ओर जाता है, कि झूठ और सच के बीच में आखिर जो मुख्य तौर पर सच्चाई क्या है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही समझ में आएगी। लेकिन लोकेश शर्मा अपने पूरे सबूत वो दे चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इस पूरे प्रकरण के अंदर क्या और निकलकर सामने आने वाला है। मेरे सहयोगी जावेद के साथ मैं दीपक कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।